Hello, welcome, namaste, Sat Sri Akal, Manish Tiwari ji. Thank you very much for joining us on Public Munch. And there is an audience almost that belongs to your profession, which is the Kala coats are here. And today I see you in a totally political avatar. Lawyer, politician, Anandpur Saab, Ludhiana to Chandigarh. How's been the journey so far, Manish Tiwari ji? पहले तो नविका जी आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आपका शहर भी रहा है। 4 वर्ष आपने यहाँ पे पत्रकारिता की है और वो मुश्किल समय था पंजाब के लिए जब आप यहाँ थी, 92 से लेके 95 तक। और जिंदगी का जो राजनीतिक सफर है वो 43 वर्ष पहले मैंने इसी शहर में शुरू किया था, जब मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के एनएसयूआई का अध्यक्ष बना था। और वो सफर और अग्रसर हो गया जब 3 अप्रैल 1984 को इसी शहर में यहाँ से कुछ दूर पे हमारा घर हुआ करता था 24 सेक्टर में 84 नंबर, जहाँ पे आतंकवादियों ने गोलियां मार के मेरे पिताजी को शहीद किया था, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए पूरी सुदृढ़ तरीके से खड़े थे। नामजद सदस्य थे राज्यसभा के, पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और इस शहर की मिट्टी में हमारे परिवार का खून मिला हुआ है और इसलिए मैं कभी कभी अपने आप से हंसता हूं कि अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए कई कर्म भूमियों पे काम करना पड़ता है। It took you 43 years. अपनी जन्मभूमि में आने के लिए आपको आपकी पार्टी में ही लगभग 40 साल लग गए। मनीष तिवारी जी, फिर भी कहेंगे न्याय वाली पार्टी है? देखिए, मेरे साथ तो पार्टी ने बहुत न्याय किया है। कम ही ऐसे लोग हैं जिनको इतना अवसर पार्टी ने दिया हो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल, अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठन का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 साल से ज्यादा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, 3 जगह से पार्टी ने लड़ने का मौका दिया और जब भी उन्होंने मौका दिया लोगों ने समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। और इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद जितना कांग्रेस पार्टी ने मेरे लिए किया है, कम ही लोग हैं इस देश में जिनको इतनी ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लैटिट्यूड दिया होगा। हाँ, इतना कुछ दिया पार्टी ने, फिर भी आप G23 में चले गए थे और G23 में आपने आवाज उठाई थी, यानी कि कहीं ना कहीं अन्याय तो था ना पार्टी में? देखिए, ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया। G23 ने कोई श्री नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा था। G23 ने, या जिसको आप G23 कहते हैं, उन्होंने खत कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा था और उसका एक परिप्रेक्ष्य था। वो कोविड के दिन थे, कोविड का कहर बिल्कुल चरम सीमा पे था, मिलना संभव नहीं था और इसलिए हमारे कुछ चिंताएं थी और उस चिंताओं को एक खत के माध्यम से हमने उनके समक्ष रखा। पर कुछ लोग उस G23 में शामिल होने के बाद आज शायद इतिहास का हिस्सा ही बन चुके हैं, कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। आप अब भी हैं, चंडीगढ़ में आप प्रत्याशी हैं। 2009 से
और ये सार्वजनिक है, इट्स पब्लिक दैट यू वांटेड टू फाइट फ्रॉम चंडीगढ़ from 2009, but finally in 2024 you've got the ticket. Manish Tiwari, how does this battle look to you? मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं, 2009 नहीं है, 1991 है। तो जहां तक आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग चले गए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हम में से बहुत लोग पार्टी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सब सदस्य हैं। तो इसलिए जो हम लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी, वो कभी पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं थी, ना ही वो नेतृत्व के खिलाफ थी। और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि हम में से बहुत सारे साथी या तो राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य थे, और आज भी उनमें से बहुत लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र का कत्ल है। मेयर के चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई कि दिन दिहाड़े सारे कैमरास के सामने वोट को कैंसिल किया गया, एक नहीं 8 वोट्स को कैंसिल किया गया, और उच्चतम न्यायालय को अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए उसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी। एक वकील होने के नाते मुझे नहीं याद कि कभी उच्चतम न्यायालय में वोट गिनी हो। मैं जितना का अब 40 साल से ज्यादा मुझको भी प्रैक्टिस करते हो गए, मुझे नहीं याद कि किसी भी चुनाव में उच्चतम न्यायालय के प्रांगण में चीफ जस्टिस के आदेश के ऊपर वोटों की गिनती हुई हो। और इसलिए चंडीगढ़ के लोगों को यह मालूम है कि भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन को वोट देने का मतलब उस व्यक्ति को वोट देना है, अनिल मसीह को, जिसने यहां लोकतंत्र की हत्या की थी। अ वोट फॉर संजय टंडन इज अ वोट फॉर अनिल मसीह, द मैन हु स्लॉटर्ड डेमोक्रेसी इन चंडीगढ़। Nobody can deny that was a shameful chapter, and the manner in which it was done on cameras, clearly something that nobody would want. But मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने तो इस मिट्टी में अपने परिवार का खून कहा यहां मिला हुआ है। You have lost your father to a terror attack. आज जो पंजाब में हो रहा है और जो आम आदमी पार्टी द्वारा फंडिंग की एक बात निकली है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह से पैसे आ रहे हैं एफसीआरए के वायलेशन में, आप मानते हैं? क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा गया है कि कहीं ना कहीं फंडिंग में आम आदमी पार्टी के रिश्ते किनके साथ है? नमिका जी, मैं पहले आपके पिछले सवाल का जवाब देते हुए इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, चंडीगढ़ में सिर्फ मेयर के चुनाव में ही लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई। उससे पहले जब पंजाब विश्वविद्यालय के सेनेट का चुनाव हुआ, और पंजाब विश्वविद्यालय शायद एक इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका बहुत ही सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढांचा है, उस सेनेट के चुनाव को, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वाइस चांसलर थे, उसको नोटिफाई भी नहीं किया गया, उसकी पुष्टि भी नहीं की गई। और इसलिए इस शहर को और खासकर पंजाब विश्वविद्यालय को एक लेबोरेटरी बना लिया गया है कि जो अलोकतांत्रिक काम भाजपा को पूरे देश में करने हैं, पहले उसका तजुर्बा यहां किया जाता है। अब मैं नहीं, उससे पहले कि आप बाकी सवालों पे जाएं, तो आपने क्या इस तरह का एक लेबोरेटरी जेएनयू में बना रखा? क्योंकि कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, और किस तरह के वहां
जेएनयू में नारे उठे थे, मुझे शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी लैब वहां चलती है, उनकी लैब यहां चलती है, आपकी लैब उनकी लैब से बेहतर कि उनकी लैब। क्या पॉलिटिक्स यहां तक आकर सीमित हो जाती है? देखिए नविका जी, हमने कभी इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, और चंडीगढ़ में मैंने आपको 2 प्रमाणित उदाहरण दिए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहां पे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। 1975 क्या था? इमरजेंसी क्या थी? अब आप अपने पहले सवाल से हटकर अब आप आपने इस कहा बहस में कि कांग्रेस आप- पार्टी ने आप- कभी आप- लोकतंत्र की तो हत्या मैं- नहीं की। तो मैं याद दिला रही हूं। तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो 1975 से लेकर 1977 का समय था, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था, और उस फैसले के लिए खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मेरे ख्याल 1978 में उन्होंने महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, और मैंने आपके पुराने अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था, जहां पे मैंने उस भाषण की कुछ पंक्तियों को कोट किया था, और उन्होंने खुद ही कहा था कि वो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था, और दैट चैप्टर एंडेड। बट उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की, और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष जो एनडीए भाजपा के कार्यकाल के निकले हैं, इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, जो 2024 के बाद एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में तब्दील करने का इनका षड्यंत्र है। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो जाएगी 2024 के चुनावी नतीजों के बाद? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं? मैं इसीलिए पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। जो 5 चरण के मतदान हुए हैं, उस 5 चरण के मतदान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है, और उत्तर भारत में हाफ है। तो जो 400 की बात करते थे, आज वो 150 सीट पाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और उसका कारण ये है, जो मैंने पहले आपको बात कही थी, कि इस देश में आज 3 बुनियादी चिंताएं हैं। पहली चिंता कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चिंता कि भारत का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने संविधान सभा में बनाया था, उसको खारिज नहीं होने देना चाहिए। और तीसरी चिंता कि जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस ख्याल को और सुदृढ़ करके, जो जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया गया है, वो दर्जा बरकरार